हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और देखिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस को जो बैच हमने स्टार्ट किया है, ये चौथा पार्ट है। ठीक है, यानी हिस्ट्री का चौथा पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री। और इसमें प्रागैतिहासिक काल जो हमारा चल रहा था, कल वाली क्लास में जो तीसरी क्लास हुई हमारी, उसमें मैंने बताया था मानव का उदय, यानी प्रागैतिहासिक काल और मानव का उदय। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मानव का उदय कैसे कैसे हुआ था और मानव किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरा था। और थोड़ा सा ही बताया था उसमें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो क्वेश्चनों में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ मैं बता चुका हूँ वहीं पर ही। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, यानी इसके अंतर्गत मानव ने क्या क्या गतिविधियाँ की उस समय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। समय अवधि की बात करें तो प्रारंभ से लेकर के, ये प्रारंभ से, ठीक है, 2500 बीसी इसका टाइम होता है, 2500 बीसी। और बीसी और एडी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। और शुरुआत में जब हम शुरुआत की थी तो सिलेबस बताया था, सेकंड हमने इसमें कि बीसी क्या होता है और बीसी के साथ साथ एडी क्या होता है। ठीक है, बीसी और एडी, पहले बात तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि बीसी क्या है, एडी क्या है। ठीक है, इस बारे में हमने सबसे पहली क्लास में चर्चा करी थी। तो ये शुरुआत होती है भारतीय इतिहास की जो शुरुआत होती है वो होती है 20 लाख बीसी से। कहाँ से होती है? 20 लाख बीसी। मैंने कल ही बताया था कि भारत में जो मानव के अवशेष पाए गए थे वो आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले, यानी 20 से 25 लाख वर्ष पहले पृथ्वी यहाँ भारत में मानव पाया जाता था। वो मानव कौन सा था? रामापिथेकस। मैंने बताया था कि इसकी एक प्रजाति पाई जाती थी भारत में जो रामापिथेकस के नाम से जानी जाती थी, जिसके अवशेष कहाँ से पाए गए थे? शिवालिक की पहाड़ियों से पाए गए थे, यानी तलहटी में, शिवालिक की तलहटी में पाए गए थे, वहाँ मैंने बताया था। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो अगर पूरे विषय में बात करी जाए तो प्रारंभ से लेकर के 2500 बीसी, लेकिन भारतीय इतिहास की हम बात करते हैं तो ये आता आपका 20 लाख या 25 लाख। ठीक है, 20 लाख 25 लाख। देखिए, ये कोई प्रमाणिक समय अवधि नहीं है, ये केवल एक जो खुदाई के दौरान जो चीज़ें प्राप्त होती गई थी या उनके द्वारा कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर या यूरेनियम डेटिंग विधि के आधार पर जब हमने इनकी आयु का पता लगाया तो उसके अनुसार ही बताया था कि यहाँ से मानव के, ठीक है, इस काल से भारत में मानव के इतिहास का पता चलता है या मानव के बारे में पता चलता है। ठीक है, मानव की गतिविधियों के बारे में पता चलता है, तो यहाँ से हम बता चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ये कोई ऐसा प्रमाणिक समय अवधि नहीं है कि आप कहो कि जी हमने दूसरी पुस्तकों में हमने कहीं और ऐसे पढ़ा था, यहाँ पर आपने 20 लाख बीसी लिखवाया है। तो मैंने पहले ही बताया कि 20 से लेकर के 25 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, वहीं से मानव की शुरुआत मानी जाती है भारत में। तो आज जो हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत वो हमारा पहला है, ठीक है, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल ये मानव के इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, जब मानव की शुरुआत होती है प्रारंभ से लेकर के कहाँ तक? ये प्रारंभ से लेकर के 10,000 बीसी। इसकी समय अवधि की बात करें तो ये आता है आपका प्रारंभ से, ठीक है, 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। ठीक है, ये प्रारंभ से लेकर 10,000 बीसी तक, क्योंकि यह समय अवधि सबसे लंबी समय अवधि है। ठीक है, इसलिए इतिहासकारों ने इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इतिहासकारों के अनुसार इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं देखिए। पहला आता है इसमें पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, पूर्व पुरापाषाण काल एक होता है पूर्व, ठीक है, पुरापाषाण, पूर्व पुरापाषाण काल। एक होता है मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, और एक होता है इसमें उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल।
तो ये मानव के इतिहास की सबसे प्रारंभिक अवधि है। इसकी बात करें तो देखिए प्रारंभ से लेकर के 1 लाख BC और 1 लाख BC से लेकर के 40,000 BC और 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC आपके उच्च प्रापाषाण काल की समय अवधि चलती है। चलिए इनकी समय अवधि की बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है। समय अवधि देखें तो ये आता है आपका, देखिए ये वाली जो समय अवधि थी आपकी पूर्व प्रापाषाण काल, ये आपकी आती है प्रारंभ से, ठीक है। लेकिन आप जहाँ मैं प्रारंभ लिखूँ तो इसका मतलब है विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं, ठीक है। विश्व में जब प्रारंभ हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर आए तो भारत की बात करें तो यहाँ पे आप लिखना 20 लाख BC से, ठीक है। तो प्रारंभ से लेकर के 1 लाख BC, कहाँ तक? 1 लाख BC तक। प्रारंभ से लेकर 1 लाख BC तक की समय अवधि आपकी आती है पूर्व प्रापाषाण काल की समय अवधि, ठीक है। 1 लाख BC, तो प्रारंभ से लेकर के 1 लाख BC की समय अवधि आपकी आती है पूर्व प्रापाषाण काल की समय अवधि। वहीं 1 लाख BC से 1 लाख BC से, ठीक है, 40,000 BC की समय अवधि आती है आपकी, ठीक है, मध्य प्रापाषाण काल। उसके बाद उच्च प्रापाषाण काल 40,000 से लेकर के, ठीक है, 40,000 से लेकर के 40,000 BC से 10,000 BC की समय अवधि आपकी आती है उच्च प्रापाषाण काल की समय अवधि। अब देखिए इस काल में मानव ने क्या क्या गतिविधियाँ की, क्या क्या चीज़ें हो रही थी इस समय, मानव के द्वारा क्या क्या क्रियाएं की जा रही थी, क्या क्या गतिविधियाँ की जा रही थी, मानव का जीवन कैसा था, जीवन यापन कैसा था, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बात करें पूर्व प्रापाषाण काल की, तो यहाँ का मानव पूरी तरीके से खाद्य संग्राहक था, आखिर तक की भूमिका निभा रहा था। यानी पूरे का पूरा जीवन मानव का इस समय पत्थरों पर ही आधारित था। यानी पत्थर ही उसके जीवन का मूलभूत आधार तत्व थे। जितने भी क्रियाकलाप थे वो पत्थर के द्वारा ही किए जाते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि पत्थर उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है, क्योंकि पत्थर के सिवा वो कुछ कर भी नहीं सकता था उस समय। तो पत्थर, यहाँ पे पत्थरों के जो प्रयोग करने का तरीका था वो बहुत बड़ा था। पत्थर जो प्रयोग किए जाते थे वो बहुत बड़े आकार के प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। शिकार किए जाते थे तो बड़े जानवरों का भी शिकार किया जाता था। सभी छोटे जानवरों का शिकार नहीं करते थे, केवल बड़े जानवरों का शिकार करते थे। पूरे के पूरा जीवन यहाँ पर खाद्य संग्राहक और आखेटक। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको ये बटोर कर लेकर आता था। पूरा जीवन अस्त व्यस्त था यहाँ से, यहाँ पर यहाँ के मानव का पूरा जीवन अस्त व्यस्त था। यानी आप अब यहाँ चले गए भोजन की तलाश में, यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए, ठीक है। यानी यत्र तत्र भटकते रहते थे। पशुपालन का ज्ञान नहीं था, ना ही कृषि का ज्ञान था। यानी इस काल के मानव को ना तो पशुपालन का ज्ञान था, ठीक है, और ना ही कृषि का ज्ञान था। मैं थोड़ा देर इनको हटा देता हूँ, उसके लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो इस काल का मानव पूरी तरीके से वनों पर आधारित था, ठीक है। यानी इस काल का मानव जीवन वनों पर आधारित था। ये ध्यान रखना, वनों पर आधारित था, ठीक है। पत्थर उसके जीवन का मूलभूत आधार तत्व थे। जितने भी क्रियाकलाप कार्यक्रम थे, ठीक है, पत्थरों के द्वारा ही किए जाते थे, ठीक है। जानवर ज़्यादातर देखा जाए तो बहुत सारे जानवरों के जीवाश्म पाए गए हैं। इस काल के बहुत सारे जानवरों के जीवाश्म पाए गए हैं। और जीवाश्म में जैसे आपके चिंकारा है, जिराफ है, ठीक है, हाथी है, ऊँट है, घोड़ा है, ठीक है, दरियाई घोड़ा है। तो यहाँ पर इन जानवरों के कंकाल पाए गए थे। और ऐसा भी माना जाता है कि इस काल में जो ये पशु आए थे, जैसे कि आपके घोड़ा होता है, ठीक है, घोड़ा, तो घोड़ा और वह आपके घोड़ा और आपके ऊँट, ठीक है। घोड़ा व ऊँट आपके कहाँ से आए थे? ये उत्तरी अमेरिका से आए होंगे। ऐसा माना जाता है कि इस काल में ये जानवर कहाँ से आए थे? उत्तरी अमेरिका से आए थे, भारत, ठीक है। कहाँ आए थे? भारत आए थे, ठीक है। यानी इस काल में जो ये जानवर आए थे वो उत्तरी अमेरिका से भारत आए थे, ऐसा माना जाता है। वहीं अगर हम दरियाई घोड़ा की बात करें, ठीक है, दरियाई घोड़ा व हाथी की बात करें, क्योंकि ये हमारे यहाँ के देश के पशु नहीं हैं, जानवर नहीं हैं, तो दरियाई घोड़ा, ठीक है, दरियाई घोड़ा और हाथी, ठीक है, ये दोनों कहाँ से आए थे? ये अफ्रीका महाद्वीप से आए होंगे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप से भारत आए थे। याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप से कहाँ आए थे? भारत आए थे, ठीक। यहाँ के मानव के जीवन की बात करी जाए तो पूरे का पूरा मानव जीवन किस पे आधारित था? अभी मैंने बताया भी था, खाद्य संग्राहक व आखेटक, ठीक है, आखेटक।
खाद्य संग्रह का मतलब होता है कि खाद्य वस्तु बटोर करके रखना, और आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, शिकार पर ही पूरी तरीके से निर्भर था। पत्थरों के प्रयोग करने का तरीका बहुत बड़ा था, यानी बहुत बड़े आकार के पत्थर के प्रयोग किए जाते थे। वहीं धीरे धीरे मानव जीवन थोड़ा सभ्य हुआ, और अभी भी इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, सभ्य नहीं थे पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन इस काल में देखिए आग की खोज कर ली गई थी। आग की खोज तो यहीं पर कर लेता है, आग की खोज यानी मानव के द्वारा आग की खोज इस काल में कर ली जाती है, परंतु उसका प्रयोग ये लोग नहीं जानते थे। यानी इस काल के मानव के द्वारा आग की खोज तो कर ली जाती है, लेकिन आग का प्रयोग कैसे करते हैं इस काल का मानव नहीं जानता था। धीरे धीरे अभी देखिए इन दोनों काल जो बचे हैं इनमें भी आग का प्रयोग नहीं जानता मानव कि आग का प्रयोग हम करते कैसे हैं। लेकिन खोज कहाँ हो जाती है, आग की खोज यहीं पर हो जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मानव के द्वारा आग की खोज किस काल में की गई थी। वहाँ आप लगा दोगे, मुझे पता है कि नवपाषाण काल आप लगा दोगे कि हाँ नवपाषाण काल में की गई थी। देखिए नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना शुरू हुआ था, जबकि आग की खोज कहाँ पर हुई थी, पूर्व पुरापाषाण काल में। ठीक है, पत्थरों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था। वहीं धीरे धीरे जब समय अवधि परिवर्तित हो गई थी मध्य पाषाण काल में, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा जलवायु में परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ ठीक है, अब यहाँ पर जो पत्थर के प्रयोग करने का तरीका था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब यहाँ पर क्वार्ट्ज, जेस्पर, फ्लिंट इस प्रकार के पत्थर प्रयोग किए जाते थे। क्वार्टजाइट बोलते हैं उसे। ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर, फ्लिंट था, जेस्पर था। तो पत्थरों के प्रयोग करने का तरीका इस काल के मानव के द्वारा थोड़ा सा पत्थरों के प्रयोग करने के तरीके में बदलाव हुआ। ठीक है, जलवायु थोड़ी सी परिवर्तित हुई। जलवायु के परिवर्तन के कारण थोड़े से मानव के जीवन में स्थिरता आई। अभी ज़्यादा स्थिरता नहीं आती है, अभी भी भटक ही रहे हैं, इधर से उधर कच्चा मांस खा रहे हैं, भोजन की तलाश में अभी भी तत्र भटक रहे हैं। शिकार करना इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। ठीक है, उसके बाद आगे उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ का मानव, ठीक है, यहाँ का मानव भी कैसा था, खाद्य संग्राहक था, आकेटक था। ठीक है, इसकी भूमिका निभा रहा था। यहाँ पर आर्द्रता में कमी आई, और आर्द्रता में कमी के साथ साथ जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और तापमान में वृद्धि हुई। यानी उच्च पुरापाषाण काल में तापमान में, ठीक है, आर्द्रता में कमी तो तापमान में वृद्धि हुई। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ साथ ठीक है मानव जीवन थोड़ा सा और व्यवस्थित हो गया। यहाँ पर एक मानव का उदय होता है जिसे हम कहते हैं होमो सैपियन। तो होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव का जो उदय माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है, उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव यानी होमो सैपियंस का उदय हुआ था। इसको याद रखना क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन में कि होमो सैपियंस का उदय कब हुआ था। तो इस काल में हुआ था, किसमें, उच्च पुरापाषाण काल। अब ये किस काल के अंतर्गत आते हैं, ये पुरापाषाण काल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पुरापाषाण काल की समय अवधि आप देखोगे तो बहुत लंबी समय अवधि है। कहाँ तक है, आपके प्रारंभ से लेकर के 10,000 BC तक। इसलिए इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा से इसको आसान बनाने के लिए 3 भागों में बांटा। अब ये 3 भाग किसके आधार पर बांटे गए, पत्थरों के प्रयोग करने के आधार पर बांटे गए थे, याद रखना, पत्थरों के। तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो आपका आग की खोज, दूसरा आपका आधुनिक मानव होमो सैपियंस का जन्म कब हुआ था। देखिए अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय कब हुआ था और वहाँ पर मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल आए, तो वहाँ पर आप पुरापाषाण काल लगा देना। ठीक है, चलिए उसके बाद आग की खोज के बारे में आए। आग की खोज यहाँ पे पूर्व पुरापाषाण काल ना दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुरापाषाण काल ही लगा देना ऑप्शन में। ठीक है, चलिए ये तो था इसमें पुरापाषाण काल। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी। तो 1857, ठीक है, या जो अच्छी प्रमाणिक पुस्तक है उनमें 1857 दे रखा है, और जो आपको नॉर्मली जैसे कि लूसेंट वगैरह बुक है उसमें आपको 1867 दिखाई देगा वहाँ पे। तो 1857 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 1857 में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका CL कार्लाइल। ठीक है, 1857 में CL कार्लाइल ने इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। इन्होंने कुछ उपकरण प्राप्त किए थे विंध्यन क्षेत्र से। जब इन्होंने इनका अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि ये किस काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से, तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले 1857 में CL कार्लाइल ने
जानकारी दी थी मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। अब देखिए मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर मानव के द्वारा जो पत्थरों के प्रयोग करने का तरीका था वो बहुत, ठीक है, कैसा था, बहुत ही छोटा था। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। यानी पत्थरों के प्रयोग करने का तरीका, पत्थरों के प्रयोग का तरीका बहुत छोटा था, इसलिए इस काल को, ठीक है, इसे माइक्रोलिथ, ठीक है, इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, ठीक है। यानी पत्थरों के प्रयोग करने का तरीका बहुत छोटा था, इस कारण इस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस काल के मानव के द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ किया गया था। तो पशुपालन की शुरुआत इस काल के मानव के द्वारा की गई थी, ठीक है। यानी यहीं से पशुपालन की शुरुआत की गई थी और सबसे पहले पशुपालन में जो पाला गया था वो कुत्ता था। याद रखना, कुत्ता ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे पहले पशुपालन जो प्रारंभ किया गया था, यानी कुत्ते को सबसे पहले प्रारंभ किया गया था, वो किस काल से संबंधित है, तो आप याद रखना मध्य पाषाण काल से। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कैसे, ठीक है। यहाँ पर स्थायी निवास, ठीक है, स्थायी निवास, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्थायी निवास पूरी तरीके से नहीं हुआ था। यानी मानव ने थोड़ा बहुत स्थायी निवास बनाया लेकिन पूरी तरीके से स्थायी निवास नहीं बना पाया था। अभी भी मानव किस तरीके से था, आंखें तक की भूमि का निवारा है, खाद्य संग्राहक था, अभी भी उसका जीवन पूरी तरीके से शिकार पर ही निर्भर था। लेकिन परिवर्तन केवल इतना हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर जो पहले पूरा पाषाण काल में जो मानव के द्वारा पत्थर प्रयोग किए जा रहे थे उनका आकार बहुत बड़ा होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इस काल के मानव के द्वारा जो पत्थरों का प्रयोग करने का तरीका था वो बहुत छोटा हो गया था, यानी ब्लेड नुमा। और इस काल को माइक्रोलिथ की संज्ञा भी दी गई थी, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है। माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, ठीक है, तो माइक्रोलिथ की संज्ञा दी गई थी। सर्वप्रथम जानकारी बताई थी इन्होंने सीएल कार्लाइल, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने उपकरण प्राप्त। अब जब यहाँ पे पत्थरों के प्रयोग करने का तरीका बहुत छोटा हो गया था, इस कारण देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि जो पहले बड़े पशुओं का शिकार किया जाता था इस काल के मानव के द्वारा, अब यहाँ पर बड़े पशुओं के साथ साथ और छोटे पशुओं का भी शिकार किया जाने लगा। जब मानव को ये समझ आया, ठीक है, फिर उसके साथ देखिए यहाँ पे कुछ पशुपालन की भी शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ही मानव को थोड़ा समझ आया कि कुछ पशु ऐसे हैं जो उसको पालने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पालने से क्या होता है कि जब पशुपालन होता है, पशु पाले जाते हैं तो कुछ उनका उपयोग ही किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आज के वर्तमान समय में देखते हैं कि बहुत सारे पशु पाले जाते हैं, गाय हैं, भैंस है, ठीक है, किस लिए पाले जाते हैं, ठीक है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिलती है, जैसे दूध हो गया, ठीक है, तो कुछ ज़रूरत के लिए। लेकिन उस समय पशुपालन शुरुआत हुई थी तो इन्होंने देखा, अब उस समय देखिए कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया, किसके द्वारा, मानव के द्वारा। स्थायी निवास यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से मानव स्थायी नहीं है, यायावरी है। यायावरी का मतलब होता है यहाँ वहाँ भटकना, ठीक है, इधर उधर जा रहा है, भोजन की तलाश में यत्र तत्र भटक रहा है। बस परिवर्तन इतना हुआ था कि एक तो बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे पशुओं का शिकार, और दूसरा पत्थरों के प्रयोग करने का तरीका बदल गया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आई थी यहीं पर मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मातृ देवी की पूजा शुरू हुई थी। मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी, यही आप देखोगे मातृ देवी का स्वरूप आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ने को मिलेगा आपको। वहाँ देखोगे कि मातृ देवी यानी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा से मिलता है, तो मातृ देवी के बारे में आप पढ़ोगे तो मातृ देवी की पूजा के प्रमाण पाए जाते हैं मध्य पाषाण काल से, ठीक है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में मानव के द्वारा सर्वप्रथम मातृ देवी की पूजा का प्रचलन हो गया था, ठीक है। तो मातृ देवी की पूजा का प्रमाण यहीं से पाया जाता है। देखिए यहाँ पर मानव ने समाधान पद्धति का भी विकास कर लिया था। समाधान तो आप जानते हैं क्या होता है, समाधान पद्धति का विकास, ठीक है, समाधान पद्धति का विकास, ठीक है, याद रखना समाधान पद्धति का विकास। समाधान पद्धति यानी जो पहले का जब मानव था, जैसे मान लीजिए कोई मानव था वो मर जाता था तो उसको खुले में ही छोड़ देते थे लोग, ठीक है, जिससे कि जो ये होते हैं पक्षी होते हैं, जैसे गिद्ध हो गए, चील हो गए, इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, ये ईवीएस में आता है क्वेश्चन। तो
जैसे यहाँ पे कोई मानव की मृत्यु हो गई तो उसे खुले में छोड़ देते थे, और खुले में छोड़ने के बाद क्या होता था कि चील गिद्ध वगैरह ये सब क्या होते थे, उसके शरीर को नोच करके खा लेते थे, और उसके बाद जो हड्डियाँ बचती थी, ठीक है, वो प्रकृति में मिल जाती थी। लेकिन अब यहाँ के मानव ने क्या काम किया, एक समाधान पद्धति का विकास कर लिया, ठीक है। समाधान पद्धति यानी अब दफनाने की प्रथा, जलाने की प्रथा, इसका प्रचलन हो गया था यहाँ पर ही, ठीक है। इसकी काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल की समय अवधि, देखिए सभी कालों में सबसे छोटी समय अवधि जो मानी जाती है वो मध्य पाषाण काल की समय अवधि मानी जाती है। कितना होता है, देखिए देखा जाए तो इसकी शुरुआत होती है 9000 से भी आता है, 8000 से भी आता है, तो आप 8000 लिखिए। 8000 BC से, ठीक है, 8000 BC से लेकर के आपके 4000 BC तक की समय अवधि इसकी क्या है, इसकी समय अवधि मानी जाती है मध्य पाषाण काल की। अब देखिए क्यों मानी जाती है मध्य पाषाण काल की समय अवधि, तीनों ही यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनकर आता है कि तीनों ही कालों में सबसे कम समय अवधि किस काल की मानी जाती है, तो मध्य पाषाण काल की, ठीक है। तो अभी दो हो गए, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अभी एक और बचा है जो जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, महत्वपूर्ण है, आज इसको खत्म करते हैं। लास्ट बचा है इसमें से, ठीक है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल की बात करें, ठीक है, तो देखिए नव पाषाण काल के बारे में जानकारी की बात करें तो इसमें जो जानकारी दी गई थी वो 1860 में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका जॉन लुआक, ठीक है। जॉन लुआक ने इस काल के उपकरण खोजे थे यूपी की टॉन्स नदी घाटी से, ठीक है, तो सॉरी सोन नदी घाटी से यूपी की सोन नदी घाटी से इसने कुछ उपकरण प्राप्त किए। जब इन्होंने इसका अध्ययन किया और इन्होंने पाया कि ये किस काल से संबंधित है, नव पाषाण काल से, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी दी थी 1860 में, याद रखना 1860 में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका जॉन लुआक, ठीक है, जॉन लुआक, ठीक है। तो जॉन लुआक ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी दी थी नव पाषाण काल की। और इसकी समय अवधि की बात करें, देखिए समय अवधि इसकी भी चलती है 9000 से, ठीक है, BC, और ये आपकी चलती है 2500 BC, ठीक है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि जब आप देखोगे, आप पढ़ोगे, वहाँ पे भी आपको मिलेगा देखने के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय अवधि है आपकी बहुत 3500 से प्रारंभ करके मानी जाती है और 1300 तक भी मानी जाती है। अभी मैं बताऊंगा आगे सिंधु घाटी जब सभ्यता जब चलेगी तो वहाँ मैं बताऊंगा पूरी अच्छे तरीके से कि आपको पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमाणिक समय अवधि कौन सी है, क्या है, कैसे है, तो वहाँ बहुत सारी तिथियाँ आती हैं क्रम से, कार्बन डेटिंग विधि के आधार पर किसी, ठीक है, जॉन मार्शल के आधार पर, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि उनके निर्देशन में खुदाई कार्य शुरू हुआ था उस समय का। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, वो बाद में करेंगे। चलिए हाँ, तो जॉन लुआक ने यूपी की घाटी से प्राप्त किए थे कुछ उपकरण। जब इन्होंने पाया, इन्होंने बताया कि ये किस काल से संबंधित है, नव पाषाण काल से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर मानव, नव का मतलब होता है कुछ नया, नव पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मानव के जीवन में अचानक कुछ क्रांति हुई, भटकना छोड़ करके अब उसने स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर मानव के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब क्या क्या परिवर्तन हुए देखिए, पहली बात, आग का प्रयोग करना सीख गए यहाँ का मानव, आग का प्रयोग, ठीक है। आग की खोज कब हुई थी, आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में, जबकि आग का प्रयोग सीखा था इसने नव पाषाण काल में, यानी मानव के द्वारा आग का प्रयोग नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। यहाँ पर देखिए पहिए का आविष्कार, यानी इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका, पहिए का आविष्कार, यानी इस काल के मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया था, ठीक है, याद रखना। तो पहिए का आविष्कार इस काल के मानव के द्वारा, जब मानव ने इस काल के, ठीक है, पहिए का आविष्कार किया तो पहिए के साथ साथ अब यहाँ पर इस काल के मानव के द्वारा चाक का आविष्कार कर लिया गया था। किसका, चाक का आविष्कार, ठीक है, चाक का आविष्कार। तो इस काल के मानव के द्वारा चाक का आविष्कार किया गया था, ठीक है, चाक, ठीक है, वो वाला चाक जो जिससे बर्तन बनते हैं, तो चाक का आविष्कार किया गया था। अब देखिए जब चाक का आविष्कार हुआ तो बर्तन बनाने का प्रारंभ, ठीक है, बर्तन बनाने की शुरुआत इस काल के मानव के द्वारा की गई थी। और इस काल के मानव के द्वारा, ठीक है, इस काल के मानव द्वारा, ठीक है, तांबे का आविष्कार, यानी तांबे की खोज, ठीक है। तो इस काल के मानव के द्वारा तांबे की खोज की गई थी, याद रखना, खोज, ठीक है।
तांबे की खोज इस काल के मानव के द्वारा की गई थी। लेकिन देखिए क्वेश्चन ये आता है कि जब मानव ने तांबे की खोज कर ली गई थी इस काल में, तो इसने प्रयोग करना किस काल में सीखा। देखिए जब किसी चीज़ की खोज होती है तो उसका एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें कुछ समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर मानव के विकास की समय अवधि थी। यानी मानव पूरी तरीके से, मैंने बताया था कि होमो सैपियंस का जन्म कहाँ हुआ था, यानी होमो सैपियंस का विकास हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है, आग की खोज कब हुई थी, ठीक है, पूर्व पुरापाषाण काल में। लेकिन प्रयोग कहाँ सीखा था मानव ने, नवपाषाण काल में। इसी प्रकार से तांबे की खोज होती है। देखिए तांबे की खोज की बात करें तो आपके 5500 BC के आसपास, ठीक है, 5500 BC के आसपास तांबे की खोज होती है। लेकिन मानव के द्वारा तांबे का प्रयोग करना सीखा था 4000 BC के आसपास, यानी 1500 साल लगे थे उसे प्रयोग सीखने में। जब मानव ने तांबे का प्रयोग करना सीख लिया तो लगभग 4000 BC के आसपास मानव ने तांबे का प्रयोग करना सीखा। तो इस कारण अब ये नवपाषाण कालीन जो अवधि थी वो बदल करके कन्वर्ट होगी ताम्रपाषाण काल में। इसलिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम 4 कालों को पढ़ते हैं। एक आपका पुरापाषाण काल, एक मध्यपाषाण काल, एक नवपाषाण काल और एक आपका, ठीक है, ताम्रपाषाण काल। तो तांबे का प्रयोग इस काल के मानव के द्वारा, ठीक है, वो नवपाषाण काल में आता है। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन अगर ताम्रपाषाण काल दे रखा हो तो आप ताम्रपाषाण काल ही लगाओगे। यानी तांबे का प्रयोग मानव के द्वारा कब किया गया था, ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, क्योंकि समय अवधि चेंज हो जाती है किसमें, ताम्रपाषाण काल में। इस काल के मानव के द्वारा वस्त्र निर्माण, ठीक है, वस्त्र निर्माण, क्योंकि आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता की जो समय अवधि चलती है आपकी 3500 से, तो मैंने बताया था कि ये आपकी नवपाषाण कालीन समय अवधि कब चलती है, 9000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक चलती है। तो ठीक है, तो वस्त्र निर्माण और वस्त्रों पर रंगाई किस प्रकार से की जाएगी, वस्त्रों पर रंगाई, ठीक है, तो रंगने की प्रथा यहीं से आरंभ होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समाज का, समुदाय का विकास होता है। किसका, समुदाय का विकास, याद रखना, समुदाय का निर्माण होता है यहीं पर। ठीक है, समुदाय का निर्माण होता है, समुदाय का निर्माण, ठीक है, और यहीं पर देखिए परिवार की संकल्पना का जन्म होता है। किसका, परिवार की संकल्पना का जन्म। ठीक है, परिवार तो आप जानते हैं, मनुष्य को लगा कि अब परिवार बनाना जरूरी है, क्योंकि परिवार ही, ठीक है, एक ऐसी इकाई है जो आगे वंश दर वंश चलती रहती है। ठीक है, मनुष्य को लगने लगा कि जो यहाँ पर देखिए स्त्री और पुरुष के कार्य में भी विभेद होने लगा, यानी स्त्रियाँ घर का कार्य करेंगी और पुरुष बाहर का कार्य करेंगे। ठीक है, कृषि का प्रारंभ कहाँ पर शुरू होता है, यहीं पर। सबसे मेन चीज़ बच गई हमारी, कृषि का प्रारंभ, इसका ध्यान रखना, कृषि का प्रारंभ। ठीक है, कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल के मानव के द्वारा किया गया था। तो कृषि का प्रारंभ, ठीक है, और ग्राम का, ठीक है, गांव का विकास यानी गांव का निर्माण इसी काल में माना जाता है। ठीक है, तो कई चीज़ें होगी आज। देखिए आग की खोज, पहिए का आविष्कार, चाक का आविष्कार, बर्तन बनाने की शुरुआत यानी बर्तन बनाने का विकास, बर्तन बनाने की खोज इस काल के मानव के द्वारा, तांबे की खोज, वस्त्र निर्माण, कृषि का प्रारंभ, समुदाय का निर्माण, समुदाय परिवार, ग्राम से मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, परिवार की संकल्पना का जन्म। और इस काल का जो मानव था अब पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग करना सीख गया था, जिस कारण ये अवधि कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, तो आज देखिए हमने नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल यानी पूरा प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, इसमें से उम्मीद करते हैं आपके कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक है, आप इसको एक बार दो बार जरूर देख लीजिए। ये हमारा चौथा पार्ट है यूपी पुलिस बैच को लेकर के। देखिए यूपी पुलिस नहीं, ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं में सब में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा ये। आप इसको 1-2 बार देख लीजिए। ठीक है, तो आज हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो गया है। अगली जो हमारी क्लास आएगी वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, इसके कुछ स्थल बचे हैं मैपिंग के द्वारा, उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम कराएंगे तो उसमें थोड़ा सा देख लेंगे, 10 मिनट का होगा, उसमें मैं पूरा मैपिंग के द्वारा बता दूंगा कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको कहीं डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं हमें। ठीक है, आपका डाउट पूरा तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए।